अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अपने ही चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। अगर आप सीटेट की तैयारी करती हैं तो ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सीटेट के एन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को 5 टॉपिक करवा दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख सकते हैं। डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो है छठे टॉपिक है, आज 6 टॉपिक है, क्या है, ज़बान की तदरीस के मसाइल। इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। इससे पहले 5 टॉपिक जो कर चुके हैं उसको आप ज़रूर देख लें। दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनता है सीटेट में, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप क्या करेंगे, जितने प्ले लिस्ट में जो टॉपिक बाय टॉपिक है उसको सारे को आप देख लेंगे और उसके बाद पिछले साल का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, उसको आप लगाएंगे तो 100% आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। दोस्तों, ये है, हिंदी में इसको कहते हैं भाषा विविधता वाली कक्ष की समस्याएं। भाषा विविधता वाली की कक्ष की समस्याएं। ज़ू लिसानियात किसको कहते हैं, अभी क्लियर करेंगे। कसी लिसानियात किसको कहते हैं? ज़ू लिसानियात उसको कहते हैं दो ज़बान जिसमें बोली जाती है, उसको दो ज़ू लिसानियात कहते हैं। और कसी लिसानियात किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सी भाषा बोले जाते हैं, जिसको बहुभाषिक भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत स्पीड से और तेज़ी से आप लोगों को क्लास देने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग गौर से सुनते रहें। अगर एक मर्तबा नहीं होगा तो दूसरा मर्तबा आप ज़रूर वीडियो को प्ले करके देख लेंगे। ये है आपका, जब किसी मुआशरे में 2 ज़बानें बोली जाती है उसे ज़ू लिसानियात कहते हैं। और जब 2 ज़बान से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है, 2 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है, उसे समाज की खासियत कसी लिसानियात कहा जाता है। दोस्तों, आपका ये क्लियर हो गया। दुनिया में तकरीबन 500 ज़बानें बोली जाती है। कितना? 500 नहीं है दोस्तों, 5000, सॉरी। दुनिया में तकरीबन 5000 ज़बानें बोली जाती है, जिनमें से 1/3 यानी लगभग 1652 ज़बानें अकेले हिंदुस्तान में बोली जाती है। हिंदुस्तान में कहाँ? 1652। दोस्तों, ये सब याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया जाए कहना मुश्किल है, इसलिए ये 5000 और 1652, हिंदुस्तान में कितने सौ ज़बानें बोली जाती हैं? 1652, ये भी याद आपको रखना है। लिसाने तनाव तालीमी अमल में जहाँ एक चैलेंज के मानिंद है, वही दूसरे जानिब ये लिसानी आमोजिश में कई किस्म के मौका फराहम करते हैं। जहाँ चैलेंजेस है वही और अवसर मौका फराहम करते हैं। हिंदुस्तान 5 ज़बान को ख़ानदान कहते हैं। हिंदुस्तान 5 ज़बान को ख़ानदान कहते हैं। हिंदुस्तान में 5 ज़बान को ख़ानदान कहते हैं। हिंदुस्तान में कितने ज़बान के ख़ानदान है? 5 ज़बान के ख़ानदान है, जिसका पहला नाम है हिंद आराई लिसानी ख़ानदान। इसको डिटेल में देखते हैं। तकरीबन 75.5% लोग इस ख़ानदान की ज़बानें बोलते हैं। इसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली और कोंकणी, मराठी, गुजराती बोली जाती हैं, और कश्मीरी, राजस्थानी और आसामी और आरिया वगैरह शामिल है। शिमाली हिंद में बोली जाती है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद ज़रूर रखेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा लास्ट में, आप ज़रूर कनेक्ट करके नंबर हासिल कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तिब्बतो बर्मन लिसानी ख़ानदान, ये भी हिंदुस्तान में पाई जाती है। इस ख़ानदान की ज़बानों में मीठी ज़बानों में मिअती। दोस्तों, क्या है ये? मिअती बोर्ड, करबी, पेचा, अंगामी, ताफ़ी, कोशिश वगैरह शामिल होता है। ये शिमाली मशरिक़ में बोली जाती है। दोस्तों, तिब्बतो
برطن لسانی خاندان یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس خاندان میں کئی زبانوں میں میعتی، بوڈ، کربی، بیچا، انگامی، تافی کوشش وغیرہ شامل ہے۔ تافی کو شامل ہے۔ دوستو آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دوسرا کیا ہو گیا؟ یہ شمالی مشرق میں بولی جاتی ہے۔ دوسرا آپ کا ہوا ڈراور لسانی خاندان۔ یہاں سے بھی کوشچن بننے کا یہ چانسز رہتا ہے۔ ڈراوی لسانی خاندان اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں پوچھے گا، لیکن یہ یاد آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ آسٹرو ایشیائی یا منڈ لسانی خاندان بھی اس میں ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں گے 64% لوگ اس زبان بولتے ہیں، جیسے تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم شامل ہے، جنوبی ہند میں بولی جاتی ہے۔ چوتھا یہ بھی آپ کو بتا ہی دیے ہیں، اس میں کھانسی، ہند، منڈا، سنتھالی وغیرہ شامل ہے۔ یہ چھوٹا ناگپور پتھار کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ پانچواں انڈمالی لسانی خاندان، اس میں آکا، جیرو، اونگن اور سینیٹی ٹیلس زبانیں شامل ہیں۔ کم لوگ بولتے ہیں، کچھ سینکڑے یہ انڈمان، نیلو یا جزائر میں بولی جاتی ہے۔ دوستو یہ سب آپ کا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں کثیر لسانیات۔ کثیر لسانیات اس کو تیزی میں دیکھتے ہیں۔ کثیر لسانیات کو اثاثے کے طور پر دیکھنا چاہیے، اسے ایک وسیلہ کے طور پر، مادھیم کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اثاثہ کے طور پر ہر بچہ چاہیے کہ وہ کسی بھی لسانی پس منظر کا ہو، اس کی باتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ دوستو اس میں یہ ہے کہ بہو بھاشک کلاس ہے، اگر بچے کہیں سے بھی آ رہے ہیں، الگ الگ زبان پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اہمیت دینا ہے، اس کا مہتو رکھنا ہے، اس کی باتوں کو سننا ہے، بس اتنا ہی کہا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے اس کی باتوں کو ماننا ہے۔ لسانی پس منظر کی بنیاد پر کسی کو پیچھے نہ چھوڑا جائے۔ جی یہی ہے کہ ہر طبقے کے بچے جو ہے، کسی بھی خاندان سے ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یا الگ الگ زبان بولنے والے ہو، مراٹھی ہو، تیلگو ہو، سب کو اہمیت دینا ہے، بس یہی اس میں کہا گیا، اور اس میں کچھ سمجھنے کی نہیں ہے۔ ذو لسانیات، یہ کثیر لسانیات ہمارے لیے ایک قومی اثاثہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اثاثہ ذو لسانیات جو ہے اور کثیر لسانیات دونوں ہمارے قومی اثاثہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوستو سہ لسانی جس کو فارمولا کہتا ہے، تری بھاشا ستر، اس صورتحال کے مسائل اور موقع کو مخاطب کرنے کی ایک کوشش کیا جا سکتا ہے، ایک حکمت عملی جو طلباء کے لیے کئی زبانیں سیکھنے کی راہ کو ہموار کرتی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ کئی زبان سیکھنے کی راستہ کو صاف کرتی ہے، اسے عملی حساسی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہندوستان میں کثیر لسانیات اور قومی ہم آہنگی ہے۔ دوستو یہ بھی بہت مہتوپورن ہے۔ اور دوسرا کیا آپ کا تدریس زبان، کثیر لسانی ہونی چاہیے کب؟ اس کا مقصد کئی زبانیں بڑھانا ہو اور درجہ میں کثیر لسانی کو وسیلہ کے طور پر، مادھیم کے طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ کیا ہے؟ ذریعہ تعلیم مادری زبان میں ہو۔ دوستو یہ بھی مہتوپورن ہے، یہ بھی تری بھاشا ستر میں آتا ہے۔ ذریعہ تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ پرائمری تعلیم مادری زبان کے توسط سے دی جاتی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟
आर्टिकल 350 में दिया हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ज़रिए तालीम मादरी ज़बान में हो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 350 में लिखा हुआ है। गैर हिंद दां रियासतों में बच्चे, गैर जहाँ हिंद है जहाँ हिंदी ज़बान नहीं बोली जाती है, गैर हिंदी दां रियासतों में बच्चे हिंदी सीखते हैं। इस तरह हिंदी दां रियासतों में बच्चे वह ज़बानें सीखते हैं जो इसके इलाके में नहीं बोली जाती है। वहाँ भी हिंदी को सीखा जाता है जहाँ पे हिंदी नहीं बोलते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस बार, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, इतना शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है तो कहाँ से पूछ दे कहना मुश्किल है। इसलिए ये भी आसान याद रखना है। इसी तरह से लिसानी फार्मूला के ज़रिए कसीर लिसानी मुल्क में कसीर लिसानी डायलॉग को फ़रोग़ दिया जा सकता है। कसीर लिसानी को क्या किया जाता है? फ़रोग़ दिया जा सकता है। दोस्तों इसमें कहा गया है बहुभाषिक जिसको कसीर लिसानी है, इसमें अलग अलग के बच्चे भी आएंगे, उसको महत्वपूर्ण रख कर, उसको क्लास में रख कर भेदभाव नहीं करते हुए उसको तालीम देना है, उसको शिक्षक देना है। बस इतना ही उसमें लिखा हुआ था। सही लिसानी फार्मूला त्रिभाषा सूत्र जिसको कहते हैं। दोस्तों आपको ये भी आपको पढ़ाई ही दिए थे दोस्तों, देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इसमें क्या है, डिटेल में देखते हैं और जल्दी में देखेंगे, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले 1961 में मुख्तलिफ रियासतों के वज़रा आला के अजलास में, वज़रा आला के अजलास में तमाम राय से लिसानी फार्मूला उभर कर आया। कब आया है? 1961 को सही लिसानी, और तमाम इलाके के जो तमाम रियासतों के जो है वज़रा को इसमें कमेटी के द्वारा ये लिया गया था। ये कोठारी कमीशन, तालीमी कमीशन 1964, ये भी याद रखना है। 10वीं जमात के तक, 10वीं जमात दोस्तों देखेंगे, इसको भी देखेंगे क्या है। 10वीं उन्नीस 64, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है दोस्तों। 10वीं जमात तक सह लिसानी फार्मूला की सिफारिश की गई। 1968 की कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक सह लिसानी फार्मूला की शनाख्त मुंदरज झैल है। सह लिसाना की शनाख्त क्या है? मुंदरज झैल है। दोस्तों यहाँ आपको नज़र आ गया कहाँ तक? 1964 10वीं क्लास तक ये सह लिसानी फार्मूला की सिफारिश की गई थी। कब? 1968 की कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक सह लिसानी फार्मूला की शनाख्त मुंदरज झैल है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। पहली ज़बान मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान बच्चे का होना चाहिए। दूसरी ज़बान क्या है त्रिभाषा में? हिंदी बोलने वाली रियासतों में दूसरी ज़बान कोई दूसरी जदीद ज़बान हो या अंग्रेज़ी हो। जहाँ अगर दूसरी ज़बान क्या रखेंगे? हिंदी बोलने वाली रियासतों में दूसरी ज़बान की कोई दूसरी ज़बान, कोई दूसरी जदीद ज़बान हो या अंग्रेज़ी हो। जैसे अगर किसी रियासत में हिंदी ज़बान फर्स्ट में है और उसका सेकंड ज़बान कोई भी वो ले सकता है, उर्दू ले सकता है या अलग अलग ले सकता है, मादरी ज़बान फर्स्ट है तो दूसरे में क्या ले सकता है? वो हिंदी या इंग्लिश या अंग्रेज़ी, तरह तरह की कोई भी ज़बान ले सकता है। बस इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों कोई ज़बान गैर हिंदी रियासतों में दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी या हिंदी हो। गैर रियासती जहाँ गैर हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ क्या होना चाहिए? अंग्रेज़ी होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। तीसरी ज़बान हिंदी रियासतों में तीसरी अंग्रेज़ी होगी, और या कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़बान जो दूसरी ज़बान के तौर पर न पढ़ी जा रही हो, या गैर हिंदी रियासतों में तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी होगी, या कोई जदीद हिंदुस्तानी जो दूसरी ज़बान के तौर पर न पढ़ी जाती हो, ये सिफारिश की गई थी।
प्राइमरी सतह पर ज़रिए तालीम मादरी ज़बान हो, सरकारों को उसे संजीदगी से लेना चाहिए। दोस्तों ये है आपका बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जितना भी इसमें कहा जाए ये कम है। आपको दोस्तों देखते हैं डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसएफेजिया, ये सब सारे को देखते हैं, बहुत जल्द में देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझे हैं तो ये लिखा हुआ है, आप नोट्स लेकर के इसको 2-3 मरतबा पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं। पहली ज़बान क्या होना चाहिए? मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान होना चाहिए। दूसरी ज़बान क्या होना चाहिए? हिंदी बोलने वाली रियासतों में दूसरी ज़बान कोई दूसरी जदीद ज़बान हो या अंग्रेज़ी हो। तीसरी गैर हिंदी रियासतों में दूसरी ज़बान क्या हो? अंग्रेज़ी या हिंदी हो। तीसरी ज़बान हिंदी या रियासतों में तीसरी अंग्रेज़ी होगी, या कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़बान दूसरी ज़बान के तौर पर न पढ़ी जा रही हो, या गैर हिंदी रियासतों में तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी होगी, या कोई जदीद हिंदुस्तानी या दूसरी ज़बान के तौर पर न पढ़ी जा रही हो। ये सिफारिश की गई थी। प्राइमरी सतह पर ज़रिए तालीम मादरी ज़बान हो, सरकारों को उसे संजीदगी के साथ लेना चाहिए। दोस्तों इसको बहुत जल्द हम लोग देखने वाले हैं। टाइम बिना गवाए हुए इसको डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ज़बान की मुश्किलात, गलतियाँ और नकाइस, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, ये किससे संबंधित होता है? उसका ताल्लुक पढ़ने और खाइंदगी से है। खाइंदगी भी दे सकता है, पढ़ना भी दे सकता है। उसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में दुश्वारी होती है। वो हरूफ में फ़र्क नहीं कर पाता है, जैसे शीन और शीन में फ़र्क नहीं कर पाता है, जीम और जा में फ़र्क नहीं कर पाता है, जा और जा में फ़र्क नहीं कर पाता है। दोस्तों आगे देखते हैं। डिसलेक्सिया आप लोग समझ गए होंगे, पढ़ने से संबंधित है। डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया या अकैल्कुलिया, उसका ताल्लुक इल्म रियाजी और हिसाब से है। उसकी दुश्वारी की वजह बच्चों में इल्म रियाजी के सवालात को समझने में अक्सर दुश्वारी होती है। जैसे अगर 6 लिखा हुआ है तो बच्चे उसको 9 भी पढ़ सकता है, और 9 लिखा हुआ है तो उसको 6 पढ़ सकता है। यही आपका दुश्वारी हो रहा है। और तीसरा क्या है? डिसग्राफिया। गिराफिया मतलब लिखने से संबंधित जो होगा, डिसग्राफिया या गिराफिया, उस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने तहरीर से होता है। उससे हरूफ, अल्फाज और जुमलों को लिखने में हिज्जा और ख़यालात को मुनज़्ज़म करने में मुश्किल होती है। किसमें? डिसग्राफिया में। लिखने में जो होता है, जहाँ कुछ लिखना होता है वो उसको अलग तरह से लिख देते हैं। जिस तरीके से 6 है, 6 को 9 लिख दिया, और 9 को 10 लिख दिया। यही आपका है दोस्तों। एफेजिया या डिसफेजिया, उसका ताल्लुक लिसानी महारतों, बोलना और बिलखुसूस तफहीम से होता है। बच्चा सुनी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता है। क्या है? डिसफेजिया से क्या समझता है? नहीं समझ पाता है। अल्फाज के माना नहीं समझ पाता है। काम करने की हिदायत यही नहीं समझ पाता है। दोस्तों ये है आपका चौथा क्लियर हो गया। अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया, उसका ताल्लुक हुर यानी आज़ाद की महारतों से होता है। उसकी वजह से अंगुलियों यानी हाथ जो है, हाथों और अंगुलियों के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाता है। उसे पेंसिल पकड़ने में, बटन लगाने में, हाथ की महारत और ये सब में मुश्किल आती है। तो दोस्तों यही है, हाथ छोटा होता है, उंगली छोटा होता है, कलम पकड़ने में दिक्कत होती है। इसको क्या कहते हैं? अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। दोस्तों छठा क्या है? डिस्मोर्फिया। यह ऐसी दुश्वारी है जिसमें आदमी को क्या है? डिस्मोर्फिया ये ऐसी दुश्वारी है जिसमें आदमी को ये भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ हिस्सा बहुत छोटा या और अधूरे हैं।
अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को दूसरे लोगों से मुकाबला करने लगता है। यह आपका छोटा छोटा जो होता है वही हिस्सा है आपका दूसरे से जो मुकाबला करने लगते हैं, वही है दोस्तों। ये हैं तक आपका क्लास एंड कर देते हैं, आगे के क्लास लेके आएंगे दोस्तों। समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।